चलिए अभी बातें कीजिए बंद, करेंगे कहानी को शुरू। मैं जरा आप लोगों को शेड्यूल बता देता हूँ कि बेटा शेड्यूल नहीं, मैं जरा प्लानिंग बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग और कितना कवर कर पाएंगे ना। एक बार मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि सर हम लोग क्या क्या कर पाएंगे। तो अगर सच पूछा जाए तो सर क्लास रोज होने वाली है ऑलमोस्ट। बेटा मैं ट्राई करूंगा कि मैं क्लास रोज लूं। ऐसा नहीं होगा कि मैं क्लास एक दिन ले रहा हूँ फिर एक दिन छोड़ रहा हूँ, 2 दिन ले रहा हूँ 2 दिन छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप सभी के पास सफिशियंट टाइम है और यही टाइम है जो आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। और यही टाइम है 1.5 मंथ जो आपके रैंक को डिसाइड करने वाला है। अच्छे से रैंक को डिसाइड सिर्फ यही टाइम करेगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड भी यही टाइम करने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर भी यही टाइम करेगा। स्कूल में जितने काम मिलेंगे आपको यही काम मिलेगा। तो सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि मैं 11th के पोर्शन में क्या क्या कंप्लीट कराने वाला हूं। 12th के पोर्शन में सर क्या कंप्लीट कराओगे? तो बेटा वो तो चल रहा है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेशन लेने का सिंपल सा मतलब में ये है कि आपने जो 11th में पाप किया है बेटा उसको अच्छे से गंगा जल डाल करके धोया जाए। ठीक है जी? हाँ जी सर। तो सबसे पहले शुरू करेंगे बेटा हम लोग क्वाड्रेटिक से। सर क्वाड्रेटिक ही क्यों चुना आपने? क्योंकि बेटा मैं चाह रहा हूं कि मैं 11th का पाप ना धो लूं, मैं क्लास 10th का पाप धो लूं पहले। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करेंगे। सर कितने लेक्चर्स लोगे आप? टाइम भी कैलकुलेट करते चलेंगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म करने के लिए आप कितने लेक्चर्स लोगे। तो बेटा लेक्चर्स लूंगा मैं 6 से 7 लेक्चर, क्योंकि अच्छे से पढ़ाऊंगा ना। तो 6 से 7 लेक्चर्स लगेंगे। दूसरी बात है सर आप सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज सर इसको कितने लेक्चर में पढ़ाओगे? बेटा मैं ट्राई करूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज में ना, बस वो इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस कराना। तो मैं ट्राई करूंगा इसको 4 लेक्चर में कंप्लीट करने की। लेकिन नहीं होगा तो एक लेक्चर और ज्यादा हो सकता है, 5 लेक्चर्स में हो जाएंगे। फिर आएगा बेटा लोग बाइनोमियल थ्योरम। सर बाइनोमियल थ्योरम कितने लेक्चर में कंप्लीट कराओगे? तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम के भी लेक्चर्स लगेंगे आपको 4 से 5। अगर मैं ऐसे अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ाऊं तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम को मैं 15 लेक्चर में भी पढ़ा सकता हूं। लेकिन क्योंकि बहुत जल्दी ही अपने पास समय कम है तो बाइनोमियल थ्योरम को 4 से 5 लेक्चर में निपटा देंगे। तो 8 ही कर लो अगर आप 10 बोल रहे हो तो। टाइम भी है आप लोगों के पास उतना? आप बोल रहे हो ना अच्छे से करने के लिए। स्कूल वाले ने 30 दिन टाइम दिया है, आपको लग रहा है पूरे 11 में पढ़ा दूंगा। नहीं है टाइम, नहीं है नहीं है नहीं है, सॉरी गलती हो गई। हाँ जी। उसके बाद सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाओगे। तो सच बताऊं तो पीएनसी को मैं अभी पेंडिंग में रखूंगा। सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? क्योंकि बेटा देखो पीएनसी में जो चाहिए रहता है वो चाहिए रहता है इंग्लिश। पीएनसी ये नहीं है कि आप पीएनसी का सवाल को आप सॉल्व कीजिए। पीएनसी का सवाल ये होता है कि ट्रांसलेट क्वेश्चन इनटू हिंदी। पीएनसी वही बच्चा कर पाता है जो अपने लैंग्वेज में पीएनसी के क्वेश्चन को कर पाता है। तो क्योंकि आप लोग का परफॉर्मेंस इंग्लिश में बहुत ही शानदार है तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपको ग्रामर सिखाऊं। तो पीएनसी को सिखाया जाएगा जब प्रोबेबिलिटी के लिए टाइम बच जाएगा हमारे पास तब। ठीक है सर आगे बताओ। तो आगे बेटा ये है स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। स्ट्रेट लाइन छोड़ो, मैं पूरा ही लिख रहा हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर कितने दिन चलेगा? जब तक खत्म ना हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तब तक चलने वाला है। तो नहीं नहीं। आप देख सकते हैं बेटा कि ये मैं अगर मिनिमम रेंज निकालूं तो मेरा मिनिमम रेंज निकल के आ रहा है 14 और वहां से निकल के आ रहे हैं 17। तो 14 से 70 लेक्चर्स में अपन 3 चैप्टर खत्म कर रहे हैं। दैट इज आपके सामने लिखा है, क्यों ही मैं बोला जाऊं। बाकी के जो भी टाइम बचेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। अब कोई बच्चे के मन में डाउट आ रहे हैं सर बाकी चैप्टर को आपने क्या किया, गायब कर दिया? ना जी मैंने गायब नहीं किया बेटा। मैं 11th के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% से 80% सिलेबस उठा लिया हूं आपके सामने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में 5 चैप्टर है, अपने आप में 5 चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स अपने आप में 5 चैप्टर है। वेटेज पूछोगे जेई में बेटा 30 से लेकर के 35% अकेला वेटेज रखता है, अकेला वेटेज रखता है। क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस और बाइनोमियल मिलाकर सर कितने सवाल आएंगे?
तो बेटा सवाल आएंगे तीनों मिला करके कुछ नहीं तो 4 से लेकर के 5 के बीच में आते हैं। सर कौन सा फिक्स है? एकदम फिक्स है बेटा ये वाला और ये वाला, 100% गारंटी से सवाल पूछा जाएगा। तो आपको मालूम है अगर ये आपने 5 चैप्टर, ये 3 और ये 4 चैप्टर कंप्लीट किया ना, पीएनसी को भी हटा दीजिए क्योंकि पीएनसी अच्छा खासा टाइम ले लेता है, लेकिन चैप्टर बहुत मजेदार है। अगर एक बार आपने सीख लिया ना, दिमाग खोल देगा पूरा। तो ये अगर आपने 4 चैप्टर पढ़ लिया तो जेई में आपके 7 से 8 सवालों के जवाब कहीं नहीं गए। 7 से 8 सवाल यहां से कर दीजिए और 12th के सिलेबस में से कुछ कर दीजिए। बेटा मैथ्स बहुत अच्छे से होगा, इतना अच्छे से होगा ना कि आप, इतना अच्छे से होगा कि आप कहीं ना कहीं टॉप कॉलेज में जा रहे होंगे, क्योंकि मैथ बेसिकली क्या करेगा, रैंक डिसाइड कर देगा आप लोगों का। और ये हमारा शेड्यूल है। इसमें मैं जो भी मॉर्निंग में सेशन लूंगा 12th का एक टॉपिक नहीं छूने वाला हूं, एक भी टॉपिक नहीं छूंगा, सिर्फ 11th का लूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है बेटा कि मैं 11th को सिर्फ इग्नोर ना कर दूं कि हाँ आपने नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। 60 to 70% 11th को हल्के में ले लेते हैं, तो आप भी तो वही हो, कोई दिक्कत नहीं। एक साल मजा भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, अब मजा नहीं करेंगे, अब थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे मैं पीडीएफ दूंगा तो उसमें पढ़ाई रहेगा, समझ गए? बच्चों ने हाँ जी बेटा, आप जिसको जो पूछना है, जैसा पूछना है पूछ लीजिए, बोल लो जी बेटा लो। क्या डाउट है? किसी को डाउट है कि सर ये पढ़ा के क्या कर लोगे, सर हम क्यों पढ़े, ऐसा कुछ है आपके मन में? ऐसा महान तो पूछ सकते हैं। हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं, पहले पूछ लीजिए। कौन हैंड रेज किया बताओ तो जल्दी। सर हैंड रेज रखा है, पता नहीं। बताइए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अब हम मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा अब सच बताओ ना बेटा कि मैं जेई मेरा 25 क्वेश्चन आता है। हर्षिता बेटा आपने ही हैंड रेज किया है, हैंड डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो जी। बेटा मैंने जितना स्क्रॉल कर देते हैं बच्चे, अरे छोड़ो, ये बच्ची नहीं मान रही है, शायद मान गई। बेटा मैं अगर बताऊं ना कि कितने सवाल आप कर पाओगे, तो सच बता रहा हूं कि एक टॉपर का भी मैथ्स में एवरेज होता है, टॉपर छोड़ो, ऑल इंडिया रैंक वाले का मैथ्स में एवरेज होता है 15 से 17 ही कर पाते हैं बेचारे लोग। अब ऐसा नहीं कि 25 में से 25 करके आ जाएगा मेंस में, बेटा पूरा टाइम गायब हो जाएगा। हाँ कर लेगा अगर पेपर इजी आ गया तो, डिफिकल्ट आ गया तो कहां से करेगा। मीडियम और आपका मॉडरेट और डिफिकल्ट आ गया तो भी नहीं हो पाएगा। इजी और मॉडरेट आ गया तो हो सकता है कोई जीनियस बैठा हो जिनको केमिस्ट्री और फिजिक्स में टाइम बच गया, वो मैथ्स में यूटिलाइज करके 25 में से 25 कर दें, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। और इसमें से आपको मालूम बेटा 15 से 17 क्वेश्चंस कर पाते, और मैं जितना चैप्टर पढ़ा रहा हूं इजिली इतने क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। और अगर आपने ये कर दिया बेटा ना, तो आपके 50 to 60 मार्क्स मैथ्स में कहीं गए ही नहीं है, कहीं नहीं गए। और आप इतना ही अगर हर सब्जेक्ट में टारगेट कर लिए कि सर मेरे को 50-60 50-60 50-60, वैसे मैथ्स मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि केमिस्ट्री में 50-60 का ही टारगेट रखो, केमिस्ट्री में पूरा टारगेट रखना ही मतलब समझदारी है। मतलब पूरा टारगेट 20 प्लस का टारगेट रखिए, 25 में से 25 सोचो कि सर पूरा सही करना है मुझे, समझ गए? क्योंकि मतलब वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते केमिस्ट्री से, एनसीईआरटी बेस्ड होता है। हाँ कंसेप्चुअल तो होते हैं, क्योंकि जेई का तो काम है भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछना, आप उतना पूछिए। तो अगर मैं केमिस्ट्री में 80 भी मान के चलूं और इसमें मैं 50-50 भी मान के चलूं, तो बेटा आप 180 पा रहे हो। और 180 का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? कि आप 98-99 परसेंटाइल वाले हो, और आप लोग कैटेगरी वाले हो बेटा, एनआईटी वारंगल सीएस आपका इंतजार कर रहा है। इस बार एनआईटी वारंगल का एवरेज पैकेज कितना था मालूम है? कितना था? एवरेज पैकेज मतलब जब बच्चों लोग का प्लेसमेंट हो रहा था, जी देखो प्लेसमेंट है ना, फ्रेशर्स लोग जाते हैं जिनको काम करने का कुछ आइडिया नहीं होता है, कंपनी लेके जाती है, उनको ट्रेनिंग दिलाती है, फिर सिखाती है। एवरेज पैकेज कुछ 25 या 27 लाख था, हाईएस्ट पैकेज 52 लाख गया था इस बार एनआईटी वारंगल, एनआईटी ट्रिकी, ये सब का। तो ऑलमोस्ट सारे एनआईटी का भी 20 प्लस ही जाता है, मतलब मंथली आप 1.52 तो जोड़ ही लीजिए, उतने लाख कमा लेते हैं। साथ में
साथ में अलग बेनिफिट्स अलग हैं, उनको साइड में रखिए, मैं सिर्फ सैलरी वगैरह बता रहा हूँ। तो छोड़िए, ये सब तो बाद की बात है, सैलरी को हम लोग मोटिवेशन लेकर के नहीं पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई को हम पढ़ाई के जैसा पढ़ाई करेंगे तो मजा आएगा। तो चलिए जी बेटा, ये था हमारा प्लान। सर ये क्लास कब से शुरू होगी? मंडे से। हाँ जी, मंडे से होगी। बिल्कुल सही जवाब, सही पकड़े आप, मंडे से शुरू होगी। तो आप 2 दिन पढ़ लीजिए, जो भी तैयारी करना है कर लीजिए, जो भी शेड्यूल बनाना है बना लीजिए। मंडे से हम लोग जो भी टाइम निकल के आएगा वो डाल देंगे, जो भी टाइम कंफर्टेबल होगा उस टाइम को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, मैं ट्राई करूंगा कि मेरा टाइम 7:30 to 9 ही रहे। अगर ये नहीं हो पाया तो मैं 8 to 9:30 की तरफ जाऊंगा, लेकिन अब इसके आगे और इसके पीछे आना जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सर पर इससे कपिल सर बोल रहे थे ना कि हाँ, अगर टाइम हुआ तो वो सुबह का होगा। मतलब मतलब कि क्लासेस का अगर टाइम चेंज हुआ तो बोला सुबह का ही होने वाला है, तो तुमको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर ये क्लास का टाइम, रेगुलर क्लास का अगर टाइमिंग चेंज हुआ तो बेटा ये क्लास में हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। ठीक है, उसका टेंशन अच्छा। छोड़ दो। मतलब हम लोग हाँ दिन तो में कभी ना कभी निकाल ही लेंगे टाइम, या तो मॉर्निंग में निकालें, नहीं होगा चेंज मेरे को जहां तक लग रहा है। ठीक है, मेरा एक्स्ट्रा क्लास का ये रहेगा। हाँ, अगर बीच में कुछ प्लानिंग वगैरह आती है कि हाँ बच्चों को 2 घंटा मैथ्स पढ़ाना है, 3 घंटा मैथ्स पढ़ाना है, तो उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बना दिया जाएगा। फिलहाल मेरा टारगेट ये है कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, अगर कोई प्लानिंग में चेंजेस नहीं होती है तो मेरा प्लान ये है। ठीक है, चलिए जी, मैट्रिक्स को करते हैं शुरू। बेटा ऑलमोस्ट हमारा प्लानिंग में ही चला गया, 25 से 30 मिनट। हेडिंग डालिए सारे बच्चे, मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स, जल्दी से, मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स। और लिख करके आराम से, बस जैसा रोज करते हैं कि लिखने के बाद पहले बैठ जाते हैं, पहले सुनते हैं उसके बाद लिखते हैं, वैसा ही करना है आपको। हेडिंग डाल दीजिए बेटा लोग, मैट्रिक्स, अच्छा मैट्राइसिस होता है प्लूरल इसका, एंड इट्स टाइप्स। ठीक है जी बेटा लोग, सुनिएगा, लिख करके आराम से सुनिए, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा टफ नहीं वाला है। चैप्टर क्या, डिटरमिनेंट का पीवाई किस किया आप लोगों ने? मैंने नो बुकलेट सर। दिया 43 इयर्स वाला, किया आप लोगों ने, ट्राई किया? नो सर। नहीं ना बेटा, पाप करना छोड़ोगे नहीं, एक बात तो है। मैं कितना भी आप लोगों को सिखा दूं, बचा लूं, लेकिन नहीं सर, हम कसम खा लिए सर, हम नहीं मानेंगे आपकी बात को। गीता पर सर हाथ रख कर कसम खाए थे हम लोग, शपथ लिए थे, और हर 5 साल बाद सर हम फिर से नया शपथ लेते हैं। मैथ की किताब पर। अब मैं क्या बताऊं बेटा, नहीं पढ़ोगे तो कैसा काम चलेगा यार। पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, समय बहुत कम है आपके पास, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हमारे पास ऑलरेडी चले गए। चलिए जी, मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स की ओर बढ़ते हैं बेटा। मैट्रिक्स का डेफिनेशन किसी को मालूम है? बिल्कुल आसान शब्दों में रखा जाएगा कि सर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्यों आपने बोला, क्यों नहीं स्क्वायर अरेंजमेंट बोला? क्योंकि बेटा समझदार लोगों को इशारा काफी होता है। हर रेक्टेंगल क्या स्क्वायर हो सकता है? नो सर। क्या एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है? सर क्या पूछ रहे हो सर, ये क्या पूछ रहे हो बेटा, एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है? नो। क्या एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? यस सर। नो सर। यस सर। यस नो आ रहा है बेटा, एक काम कीजिए, क्लास 9 का मैथ्स पढ़ के आइएगा, फिर तो वही होगी सर। क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब रेक्टेंगुलर बोलने का मतलब ये है बेटा कि ये बिल्कुल डिटरमिनेंट से अलग है, कि डिटरमिनेंट में हम लोग जितना रो होता है उतने ही कॉलम्स को रखना फिक्स करते हैं। मैट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं बोला है। एग्जाम्पल के लिए फोन का डिस्प्ले देख सकते हैं, फोन के डिस्प्ले में जो एलईडीज लगे पड़े हैं अंदर में, जो इनके पिक्सल्स को डिफाइन करते हैं, क्या है? रेक्टेंगल ही तो है। और बना कैसे? मैट्रिक्स से ही तो बना है। आप देखियो बेटा, पहले जब यूट्यूब के वीडियोस में जाते थे ना, ऐसा लिखा रहता था 720 इंटू 1080 लिखा रहता था, मालूम है आप लोगों को? यस सर। ये क्या है? पिक्सल को डिफाइन करता है। ये क्या है बेटा? रोज। एंड ये क्या है? कॉलम्स। जो ये बता रहा है अगर किसी डिस्प्ले का रेजोल्यूशन इतना है 720 इंटू 1080, तो ये सीधा सीधा बोल रहा है कि बेटा रोज में 720
रोज वाइज 720 रोज है इसमें, और कॉलम वाइज 1080 कॉलम्स हैं। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि सर नंबर ऑफ एलईडीज निकालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लाई कर दूंगा पता चल जाएगा कि सर इसके पिक्सल्स में कितने एलईडीज लगे पड़े। ठीक है, काम आता है, कंप्यूटर डिजाइनिंग में बहुत काम आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। चलिए जी, इसका फोटो कैसे बनता है बेटा? एक फोटो बनाऊंगा और पूरा का पूरा हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स को डिफाइन करने वाले हैं, पूरा का पूरा। लीजिए, ये रहा बेटा फोटो। जरा एक लिखता हूं, बाकी आप बताइए। ये बेटा A11, नेक्स्ट वाला A1 नेक्स्ट वाला, बोलते जाओ। A14 A1 so on. A1M M नहीं होता mth कॉलम, फर्स्ट रो mth कॉलम। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा लोग? A21 A21 A22 A23 A24 A25 A2M A2M, फिर A31 A32 A33 A34 A45 A3M आगे बढ़ाइए। A41 A41 A42 so on AN काम करते हैं ना, थोड़ा खूबसूरत दिखने के लिए मैं M को हटा करके N लिख देता हूँ और N को हटा करके M लिख देता हूँ। अब ये लिखने का सिंपल रीजन ये है बेटा कि हम लोग बचपन से अभी तक सिर्फ रटना मारने वाला पढ़ाई किए हैं कि सर M रोज होते हैं, N कॉलम्स होते हैं, इसी के लिए लिखा। बाकी एम चेंज करने से क्या होता है सर? PQ रख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये बेटा जो है mth रो, क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है? A2, नेक्स्ट बताइए, आगे बताइए, नेक्स्ट बताइए, क्या ये सारे लोगों को समझ में आया? क्या ये सब क्या क्या लिखा हुआ है? पक्का? ठीक है जी। दूसरी साइन नहीं आएगा क्या? डिटर्मिनेंट का साइन, क्या बोला बेटा आपने? डिटर्मिनेंट का साइन, डिटरमिनेंट का साइन मैट्रिक्स का कर दिया ना फिर से आपने वही बात कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स सेम होते हैं सर। yes, sir. मतलब फिर से वही बात कि पूरा रामायण हो गया और आपने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। चलिए जी, अब सीखने वाली बात क्या है बेटा? समझिए, मैं अगर कोई एक रो को उठा लूं, मतलब मैं एक ऐसा डिजाइन करूं मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को साथ में लिखाते जा रहा हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लिखेगा कोई नहीं, ऐसा लग रहा है ना आप लोग को आता है तो ठीक है, आता है तो बस आंसर देते जाइएगा। बेटा सबसे पहले होता है रो मैट्रिक्स। yes, sir. रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? सिर्फ एक रो हो, एक रो होती है जिसमें सिर्फ एक रो। अगर मैं फोटो की बात करूं तो सर फोटो बस इसका ये होगा, ये yes, sir. पतला सा डब्बा सर, स्ट्रिप निकाल लीजिए, ये हो गया आपका रो। ऑर्डर क्या होगा रो मैट्रिक्स का? कितने रो हो सकते हैं? एक। कितने कॉलम्स हो सकते हैं? सर कितने भी हो सकते हैं। कॉलम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रो पे रिस्ट्रिक्शंस है। सेकंड पे आते हैं बेटा कॉलम मैट्रिक्स। बताइए कॉलम मैट्रिक्स क्या है? वन कॉलम होता है, एक कॉलम होता है। परफेक्ट, तो ये हो गया बेटा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का अगर फोटो की बात करूं, मैं लिख दूंगा इधर वन कॉलम और इनका फोटो क्या आ जाएगा बेटा लोग? नीचे फोटो ये टाइप का फोटो बनता है, ये डब्बा टाइप का फोटो बनता है। एक वर्टिकल मैट्रिक्स, देखो रो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टली दिखता है, कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल दिखता है। अब इसमें कॉलम कितने, रोज कितने हो सकते हैं बेटा लोग? कितने भी हो सकते हैं सर। कॉलम मैट्रिक्स में रोज के ऊपर सर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वी कैन टेक नंबर ऑफ रोज बट
we have to take one column only. So M cross 1 is the order of column matrix. 1 cross n is the order of row matrix, जिसको दुनिया वाले हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, नीचे वाले को वर्टिकल। वर्टिकल। रो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन क्या सारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रो होगा? नहीं। कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल होता है, क्या सारा वर्टिकल मैट्रिक्स कॉलम होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब ये सिखाना क्यों जरूरी है, ये सब ऑर्डर जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि सामने वाला सवाल आपको पूछने के लिए कहीं से भी पूछ सकता है। तो सर हम कोई ऐसा डोमेन छोड़े ही क्यों जहां पे कोई उसका वैल्यू निकल के ना आए, जहां पे हमारा सर आउटपुट ही निकल के ना आए, हम बता ही नहीं पाए। बिल्कुल जी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बेटा, जीरो मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। बताइए। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई एलिमेंट जीरो। क्या बोला बेटा आपने? कोई भी एलिमेंट नहीं। जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताओ। सर जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो। बिल्कुल सही बोला आपने, जिसमें सारे एलिमेंट जीरो। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जीरो ऑर्डर का मैट्रिक्स बताओ जिसका ऑर्डर है 2, और क्या जीरो मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है? नो सर, नो। नहीं, कितना भी हो सकता है ना। तो देखो लोगों के अंदर ना ये मिसकंसेप्शन होता है कि सर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये 3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है। बिल्कुल है सर। आप 2 ऑर्डर का भी नल मैट्रिक्स बना सकते हैं, 0 0 0 0। आप 1 ऑर्डर का भी बना सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स बना सकते हैं सर, नल मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। इवन जरूरी नहीं है बेटा कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, आप ये भी जीरो मैट्रिक्स बना सकते हैं, 0 0 0 0 0 0। ये भी जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ गए? तो ये कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन क्या दूर करना है बेटा लोग, कि जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। जीरो मैट्रिक्स का सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसके एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ये मैटर करता है। सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, एवरी एलिमेंट शुड बी जीरो। चमक गया जी? यस सर। ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए बेटा, मैंने आप लोगों को एक लाइन बोला था कि हर रो मैट्रिक्स को मैं हॉरिजॉन्टल बोल सकता हूं, लेकिन हर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को मैं रो मैट्रिक्स नहीं बोलूंगा। तो चलिए जरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा लोग? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो भी डेफिनेशन होगा, फोटो तो आप ऐसे ही बनाओगे ना? अग्री करते हो? यस सर। यस सर। यस सर। रेक्टेंगल बनाने वाला जो हॉरिजॉन्टल होगा। अच्छा, ये फोटो बनाने से हमें क्या सीख मिल रहा है? हमें सीख ये मिल रहा है सर कि आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स को बोलोगे जिसका रो जो होगा वो कॉलम से छोटा होगा। सोचकर देखिए, इसमें आप रो बस 2 बनाइए और कॉलम आप 10-20 बना दीजिए, हॉरिजॉन्टल बनेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। आपको समझ में आएगा। बेटा फोन को देखिए, आप फोन रखिए साथ में, फोन आपने रखा भी है, हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा? ऐसा रखोगे तो सीधा सीधा दिख रहा है ना सर। इसमें जो रो होंगे सर, इसके कॉलम से सर कम कम है ना। रो तो सर इतना ही होगा। आप इसमें लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए सेम डिस्टेंस पे, तो कौन सा ज्यादा खींच पाओगे सर? ये वर्टिकल वाला लाइन ज्यादा आएगा ना, मतलब सर कॉलम ज्यादा निकल के आएंगे। बात समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इसका Yes, sir. होता है सर, डेफिनेशन ये होता है कि आई इज ग्रेटर देन जे। सिंपल। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आई इज लेस देन जे। रो कम होगा ना कॉलम से। हाँ जी। तो वर्टिकल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा बेटा लोग? सर वर्टिकल मैट्रिक्स जो भी हो, फोटो तो बनेगा कुछ ऐसा ही। क्या आप लोगों ने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है बेटा लोग? पढ़ा है। हाँ जी। कॉलम इसमें क्या है, रो ज्यादा होंगे ना, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा खींच सकते हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि आई इज ग्रेटर देन जे।
रो इज ग्रेटर देन कॉलम। column, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चला जाए। नेक्स्ट yes sir, डेफिनेशन पे जाने से पहले अब इस बड़े से फोटो, डरावना से फोटो की ओर बात करते हैं। सही बता रहा हूं बेटा, अभी आपको प्यारा लग भी रहा होगा ना, गलती से अगर क्वेश्चन में दिख जाता है फोटो ना, बच्चे टाइम ऑफ कर देते, बोलते सर अब नहीं होगा, हमने सरेंडर कर दिया। फोटो देखते ही एक अलग सी डर उत्पन्न हो जाती है शरीर में, याद रखना। तो इस फोटो से जितना जल्दी फैमिलियर हो जाओगे, मजेदार चीज होगा। पहला चीज कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर तो वही होता है ना कि सर नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अग्री करते हैं? बिल्कुल सर। तो yes, अगर मैं इसके ऑर्डर को बात करूं तो आप लिखोगे रो क्रॉस कॉलम। जी सर, बिल्कुल लिखेंगे। तो बेटा रो कितने इसमें? सर एम रोज है एंड एन कॉलम्स है, सो एम क्रॉस एन इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ध्यान से आप देखोगे तो हर मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा सिर्फ लास्ट वाला एलिमेंट डिसाइड करता है। लास्ट एलिमेंट, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लास्ट एलिमेंट को पकड़िए और वही उसका ऑर्डर डिफाइन कर देगा। लास्ट ऑर्डर का पोजीशन कितना है? सर एमएथ रो एनएथ कॉलम। सो लास्ट जो एलिमेंट है इसका पोजीशन क्या है? एमएथ रो एनएथ कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी एम क्रॉस ए। यू डोंट नीड टू लुक एट ऑल एलिमेंट्स, जरूरी नहीं है, लास्ट वाले को पकड़िए और ऑर्डर बोल दीजिए। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब आगे सुनिए, अब आगे की ओर देखिए बेटा, ये फोटो पे ध्यान दीजिए। ये फोटो पे ध्यान दो। अरे देवा, ये क्या बन गया ये? छोड़ो ना। सर डायलॉग बोलो, ए तू जा रे। बस बस, बन गया। बॉक्स ही तो बनाना था मुझे। अरे बन गया। सर ए एम एन रह गया। उसको मान लो कि अंदर है, उसको मान लो कि अंदर है। छोड़ो उसको नहीं नहीं नहीं, कोई लेफ्ट फोर। मान लेते हैं बेटा कि अंदर है। अब खुश ना? ठीक है। ये जो होते हैं बेटा, इनको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। जैसा कि डिटरमिनेंट में आपने पढ़ा था, तो ये जो है मेरे प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है जी सर। अब मेरे सवाल को ना ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 4/5। नहीं तो नहीं, क्या 4/5 तो डायगोनल बनेगा ही नहीं ना, 4/5 तो डायगोनल बनेगा नहीं। डायगोनल डिफाइंड ही होता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो डायगोनल तो आप बनाओगे बस। तो आप समझिए कि आपके सामने के स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ऑर्डर 4 का, कितने डायगोनल एलिमेंट्स होंगे? पढ़ा है आपने मैट्रिक्स? कुछ बड़ा 4, सवाल नहीं पूछा। 4, 4, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, सिंपल बात है सर। अगर मैं सिर्फ 3/3 की बात करूं, ये डब्बा की बात करूं, तो बेटा इस मैट्रिक्स 3, का कितना है? 3/3। 3, डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 3। यस 3, सर। अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? N, अब देखते जाएगा कितना अच्छा क्वेश्चन क्रिएट कर दूंगा यहां से। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n कितना होगा बेटा लोग? एन। n होगा। N, बिल्कुल जी सर, समझ गया हम लोग कि अगर n क्रॉस n का ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे सर? n हो जाएंगे। बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ जी, अब आगे सीखिए। अगर बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ
अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि सर डायगोनल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल एंड एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल दोनों के नंबर बराबर होगा? यस सर। बात समझते हो कि नहीं? यस Yes, sir. Yes, sir. अगर ये डायगोनल की मैं बात कर रहा हूं तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली ये हो ही जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो ही जाता है। तो Yes, ये sir. सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स का नंबर सेम होगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बेटा मुझे एक ऐसा डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स दो, या सवाल ये है नंबर ऑफ फाइंड, सुनिएगा ध्यान से, सवाल कितना प्यारा बना रहा हूं, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल इन डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप लोग बोलोगे सर आपने डायगोनल मैट्रिक्स बताया क्या? मैंने बताया नहीं, लेकिन आप लोग को जानते हो मैं भाई ये क्या कर रहा हूँ, ये सब इंट्रो क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को मालूम है उस तरीके करा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। सवाल ये है कि मुझे डायगोनल मैट्रिक्स आपको बनाना है और मुझे ये बताओ कि मैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना रख सकता हूँ, ये बताओ बस। 1। तो बेटा मुझे ये बताओ कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? सर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता है, डायगोनल मैट्रिक्स तो जितने हमारे आ जाते हैं, उस पे भी आ जाते हैं। तो बेटा सबसे पहला आपने नाम लिया स्क्वायर मैट्रिक्स का, यस सर, है ना? यस स्क्वायर सर, मैट्रिक्स का आपने नाम लिया है जी? हाँ जी सर लिया। स्क्वायर मैट्रिक्स को बेटा दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मैं बगल में लिख भी दे रहा हूं कि रोज इक्वल टू कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स एंड दूसरा होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रखें कि डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, दूसरा नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल जीरो हो। क्या बोला सर आपने? डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका एलिमेंट अदर देन डायगोनल जीरो हो। एक मिनट, मतलब सर आप ये बोल रहे हो क्या कि मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बना रहा हूं, मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बना रहा हूं लाइक 2 0 0 0 2 0 0 0 2, डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो, यस सर, डायगोनल यस के सर, अलावा सारे एलिमेंट जीरो। सर अगर मैं सारा जीरो कर दिया तो बेटा ये तो नल मैट्रिक्स हो गया ना। अगर मैं एक रख दिया यहाँ पे और 2 जीरो कर दिया तो बेटा अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ये नल मैट्रिक्स नहीं, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आपने क्या देखा कि एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल आर जीरो। अब आपने डायगोनल में सबको जीरो कर दो, बस एक को जीरो मत कर दो। एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो, एक बस नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सबको जीरो कर दो, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता सर। तो तब भी डायगोनल ही होगा, तभी डायगोनल होगा। ये भी डायगोनल है, 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी डायगोनल है, ये भी आपका डायगोनल है, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3, ये भी डायगोनल है। हमको डायगोनल पे ध्यान देना है, बाकी सबको जीरो कर दो। बात समझ में आया बेटा लोग? यस सर, ठीक है, अब आते हैं सवाल पे कि लिखा है फाइंड मिनिमम नंबर, मैंने नहीं लिखा है, माय मिस्टेक। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल इन डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैंने सोचा कि सर देखो बहुत ही प्यारा चीज है, बहुत ही प्यारा चीज है सर, कि डायगोनल मैट्रिक्स की आप बात कर रहे हो और उसमें भी आप बोल रहे हो कि मैं कम से कम कितना जीरो रख सकता हूं, कम से कम कितना जीरो रख सकता हूं। तो मैंने बोला कि सर कम से कम जीरो रखने का मतलब तो सर आप डायगोनल की कंडीशन को फुलफिल कीजिए यस सर, कि डायगोनल मैट्रिक्स ये बोलता है कि डायगोनल छोड़ के सब जीरो।
तो सर मिनिमम तो इतना जीरो आपको रखना पड़ेगा। यस सर। बाकी मैक्सिमम कितना रख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तीनों में डिफरेंस देखिए, मैंने डायगोनल को जीरो नहीं किया और बाकी सबको जीरो किया, ये तो कंपल्सरी है सर। अगर ऐसा नहीं करोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं आपका। अब दूसरे में देखिए कि मैं एक को बचा लिया और बाकी सबको जीरो किया, ये तो मैक्सिमम नंबर वाला केस आएगा सर। मैं मैक्सिमम कितना जीरो रख सकता हूं, तो सारा जीरो कर दूं, बस एक एलिमेंट जीरो ना करूं। बात समझ में आ रही है बेटा? तो मिनिमम यस नहीं होगा। अब फंडा देखो लगाते हैं सर। ये देखो सर, मैं मान लिया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है n। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है n, तो बेटा ये एलिमेंट्स कितने होंगे, एंड डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, n हो जाएंगे। और मैं ये मान के चलता हूं सर कि डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट x है, मैं मान लिया। तो बेटा कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर अगर ऊपर वाला x है तो नीचे वाला भी x होगा ही। यस सर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं कि डायगोनल का एलिमेंट प्लस में x इज इक्वल टू n स्क्वायर होना चाहिए। सर n स्क्वायर नहीं समझा बेटा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं आप? यस सर 2 raised to 4 नहीं, अच्छा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं आप लोग बेटा लोग? m क्रॉस n से ऐसे निकालते हो ना। एक मैट्रिक्स 3x3 और 3x3 के ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स आएंगे बेटा? 3 into 3 स्क्वायर। 4x4 के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे सर? 4 स्क्वायर 16 एलिमेंट्स आएंगे। तो वैसे ही अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो बेटा कितने आएंगे इसमें एलिमेंट्स? n स्क्वायर आएंगे। मेरा टारगेट क्या है सर? मेरा टारगेट है x को निकालना, क्योंकि ये सारे x को क्या करना पड़ेगा, मुझे जीरो करना पड़ेगा सर। अगर ये मैट्रिक्स को डायगोनल बनाना है तो मुझे ये x और ये x, डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट, डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं सर? x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ये क्या है बेटा? x है। x इज इक्वल टू ये है n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब कितने जीरो आप इसमें डाल सकते हो बेटा लोग? कितने जीरो डाल सकते हो? मिनिमम नंबर ऑफ जीरो बताइए, कितने जीरो डाल सकते हैं आप? हाँ जी बेटा, सोचो थोड़ा, 2 मिनट टाइम लो। आप इसमें कितना जीरो डाल सकते हो? पहला रिमार्क ये आया, दूसरा रिमार्क ये समझिए। देखो मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर ही इवन आपने एनसीईआरटी में पढ़ के भी रखा है और आपका दिमाग हवा में चला गया। क्या सिखा रहे हो सर आप? सुनिए, मिनिमम मैं जीरो रख सकता हूं सर, डायगोनल छोड़ के ऊपर नीचे दोनों जीरो रख दो। टोटल एलिमेंट से n स्क्वायर, टोटल एलिमेंट्स कितने थे? n स्क्वायर। n स्क्वायर में से आप n को माइनस कर दो, n स्क्वायर में से n को माइनस कर दो। n को माइनस कर दो बेटा, कितने एलिमेंट्स बच जाएंगे? ऊपर वाला और नीचे। नहीं समझे? वापस टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा लोग? n स्क्वायर। n स्क्वायर में से आप n माइनस कर दिए तो आप लोगों को लग रहा है कि सर फिर ये ऊपर वाला और नीचे वाला एलिमेंट बच जाएगा? बेटा पूरा n स्क्वायर में ये माइनस कर दीजिए तो ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट बच जाएंगे। तो बेटा इतना ही मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने रख सकते हैं आप? सबको जीरो कर दो सर, क्या फर्क पड़ता है? ये भी जीरो कर दो और ये भी जीरो कर दो, सारा जीरो कर दो सर, बस इसको जीरो मत करो। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो तो सर इतने होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स अगर होना है तो। सवाल अगर मैक्सिमम जीरो की बात आएगी तो क्या कर सकते हैं सर? तो मैं तो यही बोलूंगा ना सर, मैक्सिमम जीरो में तो आप सबको जीरो कर सकते हैं, बस एक मत करना, कोई एक मत करना। तो मैक्सिमम जीरो कितना हो जाएगा बेटा लोग? मैक्सिमम तो सर आप n स्क्वायर सबको जीरो कर दो, बस इसमें एक एलिमेंट बचा लो। नहीं समझे? समझ गए सर। आप सबको कर दो सर, सबको जीरो कर दो, कोई नहीं पड़ता, एक एलिमेंट बचा लो सर बस। अब एक एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? एक एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? वो डायगोनल का नहीं और मत बचा लेना, वो डायगोनल भी होना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा बेटा लोग? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो।
अब आप अगर रोना गलती से शुरू करती रहोगे तो चलिए जी एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना जरूरी है। सर मिनिमम n हुआ। एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस एन, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एन स्क्वायर माइनस वन। 3/3 का मैट्रिक्स लीजिए। मैं मैक्स मिनिमम जीरो कितना रख सकता हूं? मैं सर मिनिमम जीरो रख सकता हूं, मुझे मालूम है कि सर मिनिमम जीरो मैं रख सकता हूं फॉर्मूले से एन स्क्वायर माइनस एन, दैट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 3, 9 माइनस 3 6। मेरा 6 जीरो सर आएगा ही आएगा। देख लेते हैं सर 6 जीरो आ सकता है कि नहीं। तो मिनिमम जीरो बेटा इतना हो सकता है, मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है 8 ना, एन स्क्वायर माइनस 1 8 मैक्सिमम। ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। देख लेते हैं सर। मैं डायगोनल मैट्रिक्स बनाने लगा तो यहाँ पे 1 रख दिया, 0 0 0 2 0 0 0 4। बेटा कितने जीरोस हैं इसमें? 6 इतने तो सर मिनिमम जीरो होना ही चाहिए। अब गलती से, अब सोचो, गलती से आपने किसी और एक एलिमेंट को नॉन जीरो किया, मान लो कोई बच्चा आया और इसको 3 कर दिया, तो बेटा आपने डायगोनल मैट्रिक्स एक डेफिनेशन को अवॉइड कर दिया, तो डायगोनल मैट्रिक्स रहा ही नहीं ना। यस सर। डायगोनल मैट्रिक्स तो वो होगा जिसके ऊपर वाले एलिमेंट्स डायगोनल के और नीचे वाले एलिमेंट्स डायगोनल के जीरो होने चाहिए। ये तो मिनिमम है रिक्वायरमेंट सर मेरा। तो ये फॉर्मूला समझ में आया सर? प्रूफ हो रहा है यहाँ से क्या था, और हमने 6 एलिमेंट्स दिखाया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स रख सकते हैं बेटा? ये वाला कि सर आप एक को बचा लो, बाकी सबको 0 0 कर दो, इसको छोड़ दो 1 ही, तो 3 इधर और 2 इधर, 8 8 हो गए ना। यस मैक्सिमम कितना आया था? 8 ही तो आया। तो कितने बच्चे को ये रिमार्क मालूम पड़ा? अब मैं आपसे बोल रहा हूं, अच्छा ये क्यों लिखाया हूं आऊंगा, ये क्यों लिखाया हूं, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला का लॉजिक समझ गया बेटा लोग? ठीक है जी। अब देखिए बेटा डायगोनल मैट्रिक्स को भी 2 पार्ट में बांट दिया जा रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स को 2 पार्ट में बांटेंगे तो ये बनता है, एक बन जाता है यूनिट मैट्रिक्स और दूसरा बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। तो एक होता है आइडेंटिटी बोलते हैं दुनिया वाले, या इसको यूनिट बोलते हैं, फिर इसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें आई और क्रॉस आई और जे जहां जहां बराबर होंगे वहां वहां आपका ए आई जे 1 होगा। सोचकर देखिए मैंने क्या लिख दिया ऐसा बवाल चीज जो आपको समझा ही नहीं। मैंने बोला बेटा कि वो एलिमेंट 1 होगा जहां पे आई और जे बराबर होते हैं। आपने बोला सर आई जे बराबर होते हैं, सर ये समझा ही नहीं मुझे बताओ जरा आई जे बराबर क्या होते हैं। बेटा वापस फोटो में आना पड़ेगा आपको। आई और जो देखिए आई जे बराबर आई जे बराबर आई जे बराबर आई जे बराबर सब। इसका मतलब कि सर आई जे बराबर, अगर आप लिखते हो कि आई इक्वल टू जे, दैट मीन्स यू टॉक अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स। चमक रहा है कि नहीं? जैसे ही मैंने कंडीशन लिखा आई इक्वल टू जे, तुरंत समझ जाओ कि सर डायगोनल्स वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, डायगोनल वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं सर। अब ऊपर वाले को देखिए, ये सारे एलिमेंट को गौर से देखिए, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसका रो कॉलम से छोटा है, जिसका आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है। तो अगर जैसे ही बेटा मैं ये कंडीशन डालता हूं कि आई लेस देन जे, तुरंत समझ जाना कि सर ये तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट की बात करते हो आप। और नीचे वाले एलिमेंट्स को ध्यान में रखिए बेटा लोग, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसका आई जे से बड़ा है। तो मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, ये सारे एलिमेंट्स जहां पे आई जे से छोटा होता है, ये सारा रीजन जहां पे आई जे के बड़ा होता है, और ये रीजन है जहां पे आई और जे बराबर होते हैं। जी बेटा लोग बोलिए, बहुत सारा टीन टीन आवाज आ रहा है, बताइए बताओ। सर लेफ्ट हो गई थी क्लास, दोबारा बता दो। ये डायगोनल ट्रायंगल रहता था। सर स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा एक बच्ची ने और कुछ मैसेज किया है, सर हम दूसरे फोन पे लिंक शेयर करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। स्टूडेंट आईडी तो डालना होता है, कोई भी फोन से डालिए, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा देखो
मैं अभी तक ये सिखाया कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका पहचान ये होता है कि एलिमेंट जिसका आई जे बराबर होगा, एलिमेंट जिसका आई जे बराबर होगा, एलिमेंट जिसका आई जे बराबर होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया ना कि मैं ऐसे एलिमेंट की बात करता हूं जिसका आई जे बराबर है, तो आप बोल देना कि भैया घुमा फिरा के बात ना करो, आप डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हो, सीधा सीधा बोल दो। अब क्वेश्चन कुछ खतरनाक सा दे दिया, कुछ खतरनाक सा दे दिया, और ये कंडीशन दे दिया बगल में, आधे बच्चे भाग जाएंगे डर के कि सर ये क्या है सर। ऐसा लगेगा ना कि ये भूकंप आ गया उनके शरीर के अंदर। भाई साहब, क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे ये बोलना चाहता है कि मैं वो एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं जो डायगोनल के ऊपर लाई करते हैं। क्योंकि देखिए इसका आई जे बार, आई जो है जे से छोटा है, आई जे से छोटा है, मतलब रो कॉलम से छोटा है भैया, सीधा सीधा बात ये है। और सेम लॉजिक आप यहां पे लगा सकते हैं कि सर आई जे से बड़ा है। बात समझ में आई? आगे फोटो दिमाग में रखिए, आई जे डायगोनल, आई छोटा जे से ऊपर, आई छोटा आई बड़ा जे से नीचे। अब आते हैं आगे। तो मैंने लिखा कि बेटा वो एलिमेंट मेरा 1 होगा जो आई जे के बराबर होते हैं, और जहां जहां आई जे बराबर नहीं होंगे वहां पे आपका ए आई जे 0 होगा। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन काफी है? मैं बिल्कुल वो इंग्लिश फॉलो नहीं कर रहा हूं जो आप एनसीईआरटी में लिखे हो कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके डायगोनल 1 होते हैं और डायगोनल्स के अदर वाला एलिमेंट 0 होता है। बेटा इतना इतना अंग्रेजी हमको नहीं आती है। मैंने सीधा सीधा लिख दिया कि वो एलिमेंट 1 होगा जहां पे आई जे बराबर होंगे, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, और वो एलिमेंट 0 होगा जहां पे आई जे बराबर नहीं होते। आई जे बराबर नहीं मतलब आई जे छोटे बड़े होते हैं सर, ऊपर और नीचे, खत्म कहानी सर। स्केलर मैट्रिक्स, सर स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जो जिसका आई और जे, मैं ऐसा लिख रहा हूं, जिसका एलिमेंट जो होता है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है जो 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर के 1 हो गया तो आइडेंटिटी बन जाएगा। कब होगा ऐसा? जब आई और जे बराबर होंगे। एंड मैं लिख दे रहा हूं के शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, बस 1 नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन ये लिख रहा हूं कि सर ए आई जे मेरा 0 होगा जब आई और जे बराबर नहीं होंगे। क्या इतना लिखना सफिशिएंट है स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए? बोलिए यस सर नो। सर के नॉट इक्वल टू 1 होगा, लेकिन उसमें मतलब कि ऐसे क्या एक लिखे ही नहीं होगा वैसे ही बेटा मतलब उसमें 1 होगा ही नहीं। के को 1 नहीं लिख सकते ना। देखिए बता रहा हूं आपको, ये बोल रहा है कि ए आई जे 1 होगा। कब 1 करना है? जब आपका आई जे बराबर होगा। तो आई जे कहां कहां बराबर होते हैं सर? डायगोनल एलिमेंट पे। तो डायगोनल वाले तो सर सारे 1 हो जाएंगे, और बाकी एलिमेंट्स जहां पे आई जे बराबर नहीं होते वहां पे एलिमेंट्स आपका 0 होगा, तो 0 0 लिख दीजिए। तो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स बराबर आई जे बराबर नहीं होता, और डायगोनल के नीचे एलिमेंट बराबर 0 नहीं होता, आई जे बराबर नहीं होते। तो ये यूनिट मैट्रिक्स का है कि नहीं फोटो। अब स्केलर मैट्रिक्स बोल रहा है कि देखो भैया कि जब जब मेरा आई जे बराबर होगा मेरा एलिमेंट के बनेगा। ए आई जे इज अ नोटेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये डरिए मत कि सर ये क्या है भैया, एलिमेंट है और कुछ नहीं है। अब जब जब आई जे बराबर नहीं होगा एलिमेंट आपका 0 होगा। अच्छा मतलब सर आप ये बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो सर कि जब जब मेरा आई जे बराबर है वो कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में मान लेता हूं सर 2। 1 नहीं मानना है, बस ये लिखा है 1 मत मानो, बस के को 1 मत मानो, बाकी जो मर्जी मान लो। तो मैं 2 मान लेता हूं सर, तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स मैंने 2 ले लिया। और जब आई जे बराबर नहीं है तो सर डायगोनल एलिमेंट आपका 0 है, तो लिख दो भैया 0 0 0 0 0 0। हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आया? आ गया जी सर। अब बात करते हैं बेटा लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला कौन सा पार्ट है सर? पहला पार्ट है बेटा लोग अपर ट्रायंगुलर, और दूसरा पार्ट है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर एंड सेकेंड है लोअर ट्रायंगुलर। अब मैं बिल्कुल भी आपके दिमाग को, बोलते हैं ना, रिलैक्स नहीं करने दूंगा। दिमाग लगाइए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए मैं मैथमेटिकली यूज कर रहा हूं कि मेरा एलिमेंट ए आई जे, सुनिएगा बहुत मजेदार चीज है,
ए आई जे ये 0 होगा, और अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है डायगोनल का नीचे वाला एलिमेंट 0। उल्टा होता है, अपर मतलब डायगोनल के नीचे 0 और लोअर मतलब डायगोनल के ऊपर 0। अब क्योंकि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होते हैं, तो मैं लिख रहा हूं कि सर ए आई जे मेरा 0 होगा, और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट में आई जे में बड़ा कौन होता है बेटा लोग? आई इज ग्रेटर देन जे। बाकी किसी पे कंडीशन कुछ नहीं है। आप डायगोनल के ऊपर क्या रख रहे हो सर मेरे को नहीं मालूम, सर आप डायगोनल में क्या रख रहे हो सर मेरे को नहीं मालूम, लेकिन डायगोनल के नीचे क्या रख रहे हो वो 0 होना चाहिए बस। फोटो क्या बनेगा सर, फोटो बताओ, फोटो सर चाहिए। आपने ये क्या लिखा है? क्या लिखा मैंने? अपर डायगोनल के साथ क्या लिखा है? पर अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगल है ऊपर में एल ए आर लिखा हूं, लोअर ट्रायंगुलर। क्या हो गया, दिक्कत क्या बताइए? नहीं, वो ए आदमी पंडाल था ना इसलिए। ना ना ना। तो देखिए बेटा, ये बोल रहा है कि आप ए आई जे को 0 करो जब मेरा आई जे से बड़ा है, बाकी आप जो मर्जी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मर्जी लिखना है तो सर मैंने लिख दिया 1 2 3, फिर मैंने कहा 0 2 4 और 0 0 -3 है सर, है लोअर ट्रायंगुलर आपका। क्यों लोअर ट्रायंगुलर है? क्योंकि सर डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर है सॉरी। क्यों है? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल्स आर 0, एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल 0, अपर ट्रायंगुलर। सर ये उल्टा क्यों बोल रहे हो सर? अपर ट्रायंगुलर मतलब सर नीचे ऊपर 0 होना चाहिए था, नहीं उल्टा है। अपर ट्रायंगुलर मतलब नीचे 0 और लोअर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर 0। तो क्या कोई बच्चा मुझे लोअर ट्रायंगुलर को इस फॉर्मेट में लिखकर बता सकता है? चलिए आपके लिए मैं इतना हिंट हिंट दे देता हूं कि सर मेरा एलिमेंट जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब बताओ कौन सा 0 होगा, डायगोनल का अपर ऊपर वाला कि डायगोनल के नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला में कौन बड़ा कौन छोटा? I is less than j. परफेक्ट, हो गया फोटो सर, इतना आसान है सर। हाँ जी, तो ये रहा फोटो बेटा। 1 0 0 2 0, 2 3 0 0 0, या आप 0 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 0 3 लिख सकते हैं आप। मैंने आपको एक चीज बोला है क्या, कि डायगोनल का नीचे क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, डायगोनल का ऊपर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। मेरा कंडीशन बस इतना है कि सर ये 0 कर दो, बाकी आप इसको भी 0 कर दिए कोई दिक्कत नहीं है भैया। आप इसको 0 0 कर दो कोई दिक्कत नहीं। सर आप इसको 0 0 कर दो कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको भी 0 0 कर दो। नहीं सारे मत करो यार, नल मैट्रिक्स थोड़ी बनाना है। बात समझ में आई बेटा? सिर्फ किस बात की असल बात ये है सर, अपर ट्रायंगुलर का डेफिनेशन है कि डायगोनल का नीचे वाला 0 करो बस। ऊपर क्या कर रहे हो मैं टेंशन ही नहीं लेता सर, माइनस कर रहे हो प्लस कर रहे हो 0 कर रहे हो भाड़ में जाए सर, मेरे को नहीं आइडिया। सर लोअर ट्रायंगुलर, सर डायगोनल के ऊपर वाला 0 करो, नीचे क्या कर रहे हो सर मेरे को देखना ही नहीं है। अब मेरे सवाल को ध्यान से सुनो, मैं लिख रहा हूं कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ 0 इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कितना आएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कितने नंबर ऑफ 0 रखना ही पड़ेगा आपको। तो कितने बच्चे समझ गए कि सर ये डायगोनल की ये सारे 0 करना पड़ेगा आपको? यस सर। और ये सारा मतलब सर हमने x नाम दिया था, और अगर x नाम दिया था तो सर वो n² - n/2 फॉर्मूला आया था। बिल्कुल। Sir. तो मेरा कितना 0 बनेगा? n² - n/2। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, ये कि एक मैट्रिक्स है, इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 20, find minimum number of 0 इन अ मैट्रिक्स। नहीं लिखता हूं, इन अपर या लोअर दोनों लिख देता हूं, या तो अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कितने 0 होंगे बेटा लोग इन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 20/20? फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ 0। कितने 0 होंगे? तो सर अपर हो या लोअर हो, ऊपर 0
अगर अपर होगा तो सर नीचे 0, अगर लोअर होगा तो सर ऊपर 0। और आपको मालूम है सर कि ऊपर वाला नीचे वाला तो सेम ही होते हैं सर। आप मिनिमम नंबर ऑफ 0 करने की बात कर रहे हो तो सर मुझे अगर अपर ट्रायंगुलर की बात करूं तो सर डायगोनल के नीचे वाला सारा 0 करना पड़ेगा। यस और डायगोनल के सारे एलिमेंट्स कितने होते हैं सर? सारे एलिमेंट्स होते हैं सर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, n स्क्वायर माइनस n बाई और 2। इनको मुझे 0 करना है। तो कितने एलिमेंट 0 बन के आ रहे हैं बेटा? n की जगह पे क्या लिखोगे? 20 का स्क्वायर 20 स्क्वायर माइनस 20 बाय तो 400 माइनस 20 डिवाइड बाई 2। तो ओवरऑल कितना हो गया बेटा लोग? 380 ना? 380। तो 190 सर, 190 0 आपको बनाना पड़ेगा सर। मिनिमम नंबर ऑफ 0 है सर, इतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? सर मिनिमम वाले के लिए आपने सिंपल नहीं बोला था कि n स्क्वायर माइनस n करना है? अरे बेटा फर्क समझो, वो डायगोनल के लिए था, अब मैं ट्रायंगुलर के लिए समझा रहा हूँ, इसलिए रिमार्क नंबर 1 उस टाइम पे नहीं समझाया था। अच्छा, मतलब इसमें अपर लोअर तो x भी इंक्लूड हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या करके लगा कि सर एनसीईआरटी से तो अलग ही चल रही इधर। यस सर। एनसीईआरटी में फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे ना मैट्रिक्स। यस सर। टाइप लिख हो गया, टाइप्स लिख दिया हो गया आप लोग। टाइप्स लिखने के बाद आपने वो सब लिख दिया रहेगा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस